कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में कुछ जख्म ऐसे हैं जो भले ही पुराने हैं लेकिन अब भी ताज़ा जलते हैं, जैसे कोई पुराना लेटर जो अब बस कागज है लेकिन हर बार देखते ही दिल में तूफान उठा देता है। आप जानते हैं ये अतीत आपको रोक रहा है लेकिन फिर भी आप उसे छोड़ नहीं पा रहे। और सबसे डरावनी बात, शायद आपको ये भी नहीं पता कि ये बोझ आपकी खुशियां ही नहीं, आपकी सेहत तक चुरा रहा है। आज हम खोलेंगे वो राज जो आपके दिल को आजाद कर सकता है। यही है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। चैप्टर 1, समझना कि लेटिंग गो असल में है क्या। कभी आपने गौर किया है कि कुछ यादें, कुछ बातें, कुछ चेहरे आपके दिमाग में ऐसे चिपक जाते हैं जैसे किसी पुराने कमरे में लटका एक टूटा हुआ कैलेंडर जिसे कोई हटाता ही नहीं। दिन बदलते रहते हैं, साल गुजर जाते हैं, लेकिन वो कैलेंडर वहीं का वहीं रहता है, हर बार आपको एक तारीख, एक वक्त, एक कहानी याद दिलाने के लिए। यही है वो बोझ जो हम अपने साथ लेकर चलते हैं, अतीत का बोझ। लेकिन असली सवाल है, क्या लेटिंग गो का मतलब उस कैलेंडर को फाड़कर फेंक देना है? नहीं, लेटिंग गो का मतलब भूल जाना नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि किसी ने आपके साथ गलत किया और आप बस एक दिन उठकर कह दें, चलो भूल जाओ। दिमाग और दिल ऐसे डिलीट बटन से ऑपरेट नहीं करते। लेटिंग गो असल में एक कॉन्शियस चॉइस है, एक मेंटल डिसीजन है। ये तय करना कि हां, ये मेमोरी मेरे जीवन का हिस्सा है, लेकिन मैं इसे अपने आज को डिफाइन करने का हक नहीं दूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप उस घटना को नकार रहे हैं या ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, बल्कि आप इसे एक्नॉलेज करते हैं, इसकी मौजूदगी को मानते हैं, लेकिन साथ ही ये फैसला करते हैं कि ये आपकी हर सोच, हर कदम, हर इमोशन पर राज नहीं करेगी। सोचिए, किसी को उसकी नौकरी से निकाल दिया गया। वो इंसान शायद काबिल था, मेहनती था, लेकिन किसी इंटरनल पॉलिटिक्स या कंपनी डाउनसाइजिंग की वजह से उसे एग्जिट करना पड़ा। अब बाहर से देखने पर यह सिर्फ एक इंसिडेंट लगता है, लेकिन अंदर से ये उस इंसान की सेल्फ वर्थ को चोट पहुंचा सकता है। वो हर नई जॉब इंटरव्यू में, हर नए प्रोजेक्ट में अपने आप से ये कह सकता है, क्या अगर ये फिर से हुआ तो? ये इनसिक्योरिटी, ये डर एक शैडो की तरह उसका पीछा करता है। यही है वो जगह जहां लेटिंग गो जरूरी हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो भूल जाए कि उसे निकाला गया था, बल्कि वो ये समझे कि उस वक्त जो सर्कमस्टेंसेस थे वो उसकी पूरी पहचान नहीं है। उसकी स्किल, उसकी मेहनत, उसकी वैल्यू वो अब भी इंटैक्ट है। वो ये डिसाइड करता है कि इस घटना का असर उसके कॉन्फिडेंस पर परमानेंट नहीं होगा। लेटिंग गो का प्रोसेस आसान नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग नेचुरली नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को ज्यादा स्ट्रांगली स्टोर करता है। एवोल्यूशन के द्वार से ही हमारा ब्रेन ऐसे वायर्ड है कि खतरे या दर्द देने वाली चीजों को लंबे समय तक याद रखे, ताकि हम फ्यूचर में उनसे बच सकें। लेकिन मॉडर्न लाइफ में ये वायरिंग कई बार हमारे खिलाफ काम करती है। एक बैड ब्रेकअप, एक फ्रेंडशिप बिट्रेयल, एक फेलियर, ये सब हमारे दिमाग में ऐसे एंकर डाल देते हैं कि हम आगे बढ़ना भूल जाते हैं। लेटिंग गो का मतलब है उस एंकर की चेन को काटना, लेकिन बिना उस जहाज को डुबोए। आप उस मेमोरी को पहचानते हैं, उसे ऑब्जर्व करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि अब ये मेमोरी आपके स्टीयरिंग व्हील पर नहीं बैठेगी। लेकिन एक और मिसकंसेप्शन है, लोग सोचते हैं कि लेटिंग गो का मतलब है केयर करना बंद कर देना। हकीकत में ये केयर बंद करने की बात नहीं है, बल्कि उस केयर को अनहेल्थी ऑब्सेशन बनने से रोकने की बात है। अगर आपका कोई बहुत करीबी दोस्त आपके भरोसे को तोड़ देता है, तो लेटिंग गो का मतलब ये नहीं कि आप इनसेंसिटिव हो जाएं। इसका मतलब है कि आप उस घटना को बार बार अपने दिमाग में रिप्ले करना बंद करें, क्योंकि हर रिप्ले आपके अंदर वही पेन दोबारा पैदा करता है। लेटिंग गो एक चॉइस है, लेकिन ये चॉइस सिर्फ एक बार नहीं लेनी पड़ती। ये एक डेली प्रैक्टिस है। जैसे किसी घाव को भरने में समय लगता है, वैसे ही पुराने इमोशनल वूंड्स को हील करने में भी पेशेंस चाहिए। शुरू में आप शायद हर दिन उस मेमोरी को याद करेंगे, लेकिन हर बार जब आप उसे एक्नॉलेज करके कॉन्शियसली छोड़ देंगे, तो उसकी पकड़ ढीली पड़ जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा जब वो मेमोरी मौजूद तो होगी, लेकिन उसके साथ दर्द नहीं होगा। आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए किसी ने अपने कॉलेज में एक ड्रीम कॉम्पिटिशन में भाग लिया, लेकिन हार गया। वो फेलियर उसके कॉन्फिडेंस को इस हद तक हिला देता है कि वो अगले साल उस कॉम्पिटिशन में भाग लेने का साहस ही नहीं करता। यही है पकड़ कर रखना, डर, शेम और खुद पर शक को पकड़ कर रखना। लेटिंग गो का मतलब है उस हार को समझना, उससे सीख लेना और फिर खुद को नया मौका देना।
ये मान लेना कि वो एक घटना आपके पूरे भविष्य को डिफाइन नहीं कर सकती। लेटिंग गो को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे एक कमरे के मेटाफोर से देखना। सोचिए, आपके पास एक कमरा है जिसमें फर्नीचर भरा हुआ है, कुछ अच्छा, कुछ टूटा फूटा, कुछ ऐसा जिसे आपने सालों से छुआ भी नहीं। अब अगर आपको इस कमरे में नई चीजें लानी है तो आपको कुछ पुराना हटाना पड़ेगा। इमोशनल लाइफ में भी यही सच है। अगर आप पुराने दर्द, पुराने ग्रजेस और पुराने रिग्रेट्स को पकड़े रहेंगे तो आपके पास नई खुशियों, नए एक्सपीरियंसेस और नए रिलेशनशिप्स के लिए जगह ही नहीं बचेगी। लेटिंग गो उस कमरे को खाली करने जैसा है, और कभी कभी आपको एक ब्रोकन चेयर को इसलिए बाहर करना पड़ता है क्योंकि वो जगह घेर रही है, भले ही उस पर बैठने की आदत हो चुकी हो। निक ट्रेंटन कहते हैं कि लेटिंग गो का असली टेस्ट ये है, क्या आप अपने पास्ट को एक किताब की तरह देख सकते हैं? एक किताब जो आपने पढ़ ली है, जिससे आपने सीख लिया है और जिसे अब आप शेल्फ पर रखकर अगली किताब उठाने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो आप वास्तव में लेटिंग गो कर रहे हैं, और अगर नहीं, तो शायद आप अभी भी उसी पेज पर अटके हुए हैं, बार बार उसी पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि एक दिन शब्द बदल जाएंगे। लेकिन किताब में शब्द कभी नहीं बदलते, बदलता है सिर्फ आपका नजरिया। इसलिए लेटिंग गो को भूलने की कोशिश मत समझिए। ये एक कॉन्शियस करेजस स्टेप है, अपने अतीत को एक्नॉलेज करना, लेकिन उसे अपने भविष्य पर हुकूमत करने से रोकना। और यही वो मोमेंट है जब आप अपनी जिंदगी की कहानी में एक नया चैप्टर लिखना शुरू करते हैं। चैप्टर 2, क्यों पकड़कर रखना हमें नुकसान पहुंचाता है। कभी सोचा है कि अतीत को पकड़कर रखना सिर्फ आपकी यादों को ही नहीं, आपके शरीर को भी जकड़ लेता है। हम सोचते हैं कि रिजेंटमेंट, गिल्ट या फियर सिर्फ दिमाग की चीजें हैं, लेकिन असल में ये आपके पूरे बॉडी केमिस्ट्री को बदल देते हैं। जब भी आप किसी पुराने दर्द को याद करते हैं, चाहे वो किसी का धोखा हो, आपकी कोई गलती हो या कोई डर जो आपने कभी झेला हो, आपका दिमाग इसे ऐसे प्रोसेस करता है जैसे ये अभी हो रहा हो। और इसी वजह से आपका शरीर कॉर्टिजोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है। कॉर्टिजोल बुरी चीज नहीं है, असल में ये हमें डेंजर के वक्त अलर्ट करता है। लेकिन जब ये लेवल लंबे समय तक हाई रहता है तो ये आपके सिस्टम के लिए जहर बन जाता है। इमेजिन कीजिए, आप एक पुरानी लड़ाई के बारे में सोच रहे हैं जो सालों पहले हुई थी, लेकिन आपका दिमाग उसे करंट थ्रेट मानकर रिएक्ट कर रहा है। आपका दिल थोड़ा तेज धड़कता है, आपकी मसल्स टाइट हो जाती हैं, आपकी सांसें शैलो हो जाती हैं। ये सब साइन हैं कि आपके अंदर फाइट और फ्लाइट मोड एक्टिवेट हो चुका है। प्रॉब्लम यह है कि अब ये मोड बंद नहीं हो रहा। दिन, हफ्ते, महीने आप इसी हाइटेंड स्ट्रेस में जी रहे हैं। साइंस साफ कहता है, लगातार हाई कॉर्टिजोल का मतलब है हाई ब्लड प्रेशर, जिसका सीधा असर आपके हार्ट हेल्थ पर पड़ता है। ये आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है, जिससे आप इन्फेक्शंस और बीमारियों के लिए ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। और अगर ये सालों तक चलता रहा तो ये डैमेज परमानेंट हो सकता है, यहां तक कि हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। मतलब जो दर्द सिर्फ दिमाग में था, वो धीरे धीरे आपके शरीर में जगह बना लेता है। इमोशनल बैगेज को पकड़े रखना ऐसे है जैसे आप रोज अपने कंधों पर एक बैग भरकर पत्थर लेकर चल रहे हों। शुरुआत में आपको लगता है कि आप स्ट्रांग हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जैसे जैसे साल गुजरते हैं वो बैग आपको थकाने लगता है। आपकी पॉस्चर बदलने लगती है, आपकी चाल धीमी पड़ने लगती है, और एक दिन आपको एहसास होता है कि आप आधी जिंदगी इस वजन को ढोने में ही गंवा चुके हैं। रिजेंटमेंट यानी किसी के खिलाफ अंदर ही अंदर गुस्सा पकड़े रखना आपके दिमाग को बार बार उसी मेमोरी में खींच लाता है जैसे कोई पुराना गाना रिपीट मोड पर हो। गिल्ट यानी खुद को लगातार सजा देते रहना आपके सेल्फ वर्थ को खा जाता है। और फियर यानी भविष्य में उसी दर्द के दोहराए जाने का डर आपको नए मौके लेने से रोक देता है। ये तीनों इमोशंस आपके नर्वस सिस्टम को हाइपर एक्टिव रखती हैं, और यही क्रॉनिक स्ट्रेस की जड़ है। तो इसका इलाज क्या है? निक ट्रेंटन कहते हैं, पहला कदम है अपने बॉडी और माइंड को पुराने लूप्स से बाहर लाना। एक सिंपल तरीका है, रोज 10 मिनट डीप ब्रीदिंग और जर्नलिंग। डीप ब्रीदिंग से आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। ये आपके बॉडी का नेचुरल रिलैक्स मोड है। जब आप गहरी धीमी सांस लेते हैं तो आपका दिल धीरे धीरे नॉर्मल रिदम में लौटता है, मसल्स रिलैक्स होती हैं और कॉर्टिजोल का लेवल कम होने लगता है। दूसरी तरफ जर्नलिंग यानी अपने विचारों को कागज पर उतारना आपके दिमाग को मेंटल क्लटर से साफ करता है।
जब कोई पेनफुल मेमोरी बार बार दिमाग में घूम रही हो तो उसे लिख डालिए, उसे बाहर निकाल दीजिए। कागज पर लिखते वक्त आप खुद को उस मेमोरी से थोड़ी दूरी पर खड़ा महसूस करते हैं, और यही डिस्टेंस हीलिंग की शुरुआत है। याद रखिए, पकड़कर रखना आपको सुरक्षित नहीं बनाता, ये सिर्फ आपको कैद में रखता है। जब आप उस पुरानी चोट को छोड़ देते हैं तो आप न सिर्फ अपनी इमोशनल फ्रीडम पाते हैं बल्कि अपनी फिजिकल हेल्थ को भी बचाते हैं। और शायद यही वो कारण है कि लेटिंग गो सिर्फ एक इमोशनल चॉइस नहीं है, ये आपके जीने की क्वालिटी का सवाल है। चैप्टर 3, एक्सेप्टेंस, पहला कदम छोड़ने की तरफ। शायद जिंदगी का सबसे कठिन सच यही है कि कुछ चीजें कभी बदल नहीं सकती। आप कितनी भी रातें जाग कर सोच लें, कितनी भी बार उस पल को अपने दिमाग में रिवाइंड कर लें, अतीत वही रहेगा जो था। और यहीं से शुरू होता है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि आपको जो हुआ वो पसंद है, ये अप्रूवल नहीं है, ये सरेंडर नहीं है, ये बस एक ईमानदार मान्यता है कि हां, ये घटना घट चुकी है। आप इसके बारे में अलग अलग पॉसिबिलिटीज सोच सकते हैं। अगर मैंने ये कहा होता, अगर मैंने वो किया होता, अगर उस दिन मैं वहां नहीं होता। लेकिन ये सारे सवाल आपको हीलिंग से रोकते हैं। हर क्या होता अगर एक इनविजिबल चेन है जो आपको अतीत की उसी जगह बांधे रखती है। इमेजिन कीजिए, किसी का एक डीप रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। वो इंसान हर दिन हर रात ये सोचता है कि कहाँ गलती हुई। वो अपने दिमाग में इन्फिनिट वर्जन्स बनाता है। एक वर्जन में वो जल्दी माफ कर देता, दूसरे वर्जन में वो ज्यादा प्यार जताता, तीसरे वर्जन में वो एक फाइट अवॉइड कर लेता। लेकिन सच ये है कि असल जिंदगी का वर्जन अब बदलने वाला नहीं। और जब तक आप इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करते, आप बार बार उसी इमोशनल मूवी को देखेंगे, उम्मीद करते हुए कि इस बार एंडिंग अलग होगी, लेकिन एंडिंग कभी बदलती नहीं। एक्सेप्टेंस एक मेंटल क्लोजर है। ये आपके दिल और दिमाग के बीच एक हैंडशेक है कि हां, ये दर्द है, लेकिन अब ये मेरी यात्रा का हिस्सा है, मेरी मंजिल नहीं। ये आपको खुद से ईमानदारी करने पर मजबूर करता है। और ये ईमानदारी कभी कभी कड़वी होती है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपको उस इंसान, उस मौके या उस सपने को जाने देना होगा जो अब आपके पास नहीं है। लेकिन यहीं एक और गलती लोग करते हैं। वो सोचते हैं कि एक्सेप्टेंस का मतलब है भूल जाना। नहीं, एक्सेप्टेंस का मतलब है कि वो याद अब आपकी एनर्जी नहीं खाएगी, वो आपके आज और कल को कंट्रोल नहीं करेगी। ये ऐसे है जैसे किसी पुराने स्कार को देखना। आप जानते हैं कि वो कभी चोट थी, लेकिन अब वो बस आपकी कहानी का एक हिस्सा है। निक ट्रेंटन इसको एक बहुत सिंपल एनालॉजी से समझाते हैं। इमेजिन कीजिए, आप नदी किनारे खड़े हैं और आपके पास एक पत्थर है। वो पत्थर आपके दर्द का सिंबल है। अगर आप उसे छोड़ दें तो वो पत्थर पानी में डूब जाएगा, लेकिन नदी का बहाव जारी रहेगा। आप पत्थर को पकड़े रह सकते हैं, लेकिन तब आपकी यात्रा रुक जाएगी। एक्सेप्टेंस वही पल है जब आप तय करते हैं कि मैं इस पत्थर को छोड़ देता हूं ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। और यहां एक बात याद रखना जरूरी है, एक्सेप्टेंस कोई वन टाइम इवेंट नहीं है, ये एक प्रोसेस है। कभी कभी आप सोचते हैं कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन फिर कोई मेमोरी ट्रिगर होती है और आप फिर से उसी दर्द में लौट आते हैं। ये नॉर्मल है। हर बार जब ऐसा हो, खुद को याद दिलाइए, हां, ये हुआ था, लेकिन मैं इसे बार बार जीने का चुनाव नहीं करूंगा। यही रेपिटेशन आपकी एक्सेप्टेंस को मजबूत करता है। तो अगली बार जब आप खुद को क्या होता अगर पान के ट्रैप में पाएं, पॉज कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, ये मेरी कहानी का एक चैप्टर था, लेकिन अब मैं अगले पेज पर हूं। यही है एक्सेप्टेंस का असली मीनिंग, अतीत को उसकी जगह देना ताकि आपके पास भविष्य के लिए जगह बन सके। चैप्टर 4, इमोशनल अवेयरनेस बनाना। अक्सर हम सोचते हैं कि हमें पता है कि हमें किस बात से दर्द है, लेकिन सच ये है कि ज्यादातर लोग सिर्फ घटना जानते हैं, इमोशन नहीं। और जब तक आप ये नहीं समझते कि असल में कौन सी इमोशन आपको पकड़कर बैठी है, तब तक लेटिंग गो नामुमकिन है। शायद आपको लगता है कि आपको किसी से गुस्सा है, लेकिन अगर आप गहराई में जाएं तो पता चलेगा कि वो गुस्सा असल में सैडनेस का नकाब है, उस व्यक्ति के खोने की पीड़ा का। या आपको लगता है कि आपको डर, फियर है, लेकिन अंदर से वो डर असल में शेम से निकला है, इस बात का डर कि लोग आपको कमतर समझेंगे। इमोशनल अवेयरनेस का मतलब है इस लेयर्ड मेज के अंदर जाकर असली इमोशन को ढूंढ निकालना। पॉइंट 1 कहता है, आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सी इमोशन आपको रोक रही है।
ये ऐसे है जैसे आप एक भारी बैग उठा रहे हों, लेकिन आपको ये तक नहीं पता कि उसके अंदर क्या है। आप बस वजन महसूस करते हैं। इमोशनल अवेयरनेस आपको उस बैग को खोलने का मौका देती है, ये देखने का कि अंदर एंगर है, सैडनेस है, गिल्ट है या फियर। और जब आपको पता चल जाता है कि बोझ का असली नाम क्या है, तभी आप तय कर सकते हैं कि इसे कैसे छोड़ना है। ये प्रोसेस आसान नहीं है, क्योंकि हमारे दिमाग की डिफ़ॉल्ट सेटिंग है अवॉइड करना। हमें अनकंफर्टेबल इमोशंस का सामना करना पसंद नहीं, इसलिए हम उन्हें सप्रेस करते हैं, टीवी देखकर, फोन स्क्रॉल करके या काम में डूबकर। लेकिन जो इमोशन दबा दी जाती है वो खत्म नहीं होती, वो बस अंदर ही अंदर सड़ती रहती है और एक दिन फट पड़ती है। इमोशनल अवेयरनेस इसी छुपे हुए प्रेशर को पहचानने का पहला कदम है। पॉइंट 2 कहता है, माइंडफुलनेस मेडिटेशन इसमें मदद करता है। क्यों? क्योंकि माइंडफुलनेस आपको पास्ट और फ्यूचर के नॉइज से निकालकर प्रेजेंट मोमेंट में लाता है। जब आप प्रेजेंट में होते हैं तो आपके पास वो क्लैरिटी आती है जो नॉर्मल हसल में खो जाती है। माइंडफुलनेस में आप बस ऑब्जर्व करते हैं अपनी सांसें, अपने बॉडी सेंसेशंस, अपने थॉट्स, बिना उन्हें बदलने की कोशिश किए, और यही ऑब्जर्वेशन अवेयरनेस को जन्म देती है। मान लीजिए आप गुस्से में हैं। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस में आप उस गुस्से को सप्रेस नहीं करते और न ही उसे जस्टिफाई करते हैं। आप बस ऑब्जर्व करते हैं, मेरा दिल तेज धड़क रहा है, मेरी सांसें छोटी हो रही हैं, मेरे शोल्डर्स टेंस हैं। आप इस गुस्से को एक साइंटिस्ट की क्यूरियोसिटी से देखते हैं, न कि एक विक्टिम की हेल्पलेसनेस से। और इस प्रोसेस में आप उस इमोशन से डिस्टेंस बनाना सीखते हैं। वो आपको कंट्रोल नहीं करती, आप उसे अंडरस्टैंड करते हैं। लाइफस्टाइल टिप: रोज सुबह 5 मिनट अपनी ब्रीदिंग ऑब्जर्व कीजिए। कोई जजमेंट नहीं, कोई कोशिश नहीं कि इसे स्लो करें या फास्ट करें। बस देखें कि सांस कहाँ से आ रही है, कैसे जा रही है। ये सिंपल एक्सरसाइज आपके दिमाग को इमोशनल टर्बुलेंस से बाहर निकालती है और आपको खुद से रिकनेक्ट कराती है। इमेजिन कीजिए जैसे किसी मडी पॉन्ड का पानी धीरे धीरे सेटल होकर साफ हो जाता है, आपकी अवेयरनेस भी ऐसे ही साफ होती है। इमोशनल अवेयरनेस बनाना मतलब है अपने भीतर की ट्रैफिक को देखना। कौन सी गाड़ी तेज जा रही है, कौन सी रुकी हुई है, कौन सी रिपीटेडली उसी चक्कर में घूम रही है। जब आप ये ट्रैफिक समझ जाते हैं, तभी आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि किसे आगे जाने देना है और किसे रोकना है। और यही अवेयरनेस लेटिंग गो का सबसे बड़ा वेपन है। चैप्टर 5: फॉरगिवनेस की ताकत। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि माफ करना मतलब उस इंसान के लिए कुछ करना, जैसे आप उसके ऊपर कोई एहसान कर रहे हों। लेकिन सच्चाई उलट है। फॉरगिवनेस उस इंसान के लिए नहीं, बल्कि आपके अपने लिए है। ये आपके दिमाग और शरीर में सालों से जमा जहर को बाहर निकालने जैसा है। जब कोई आपको चोट पहुंचाता है, चाहे वो बिट्रेयल हो, इंसल्ट हो या कोई बड़ा धोखा, तो आपके अंदर रिजेंटमेंट, एंगर और हर्ट का एक कॉकटेल बन जाता है। और अगर आप इसे पकड़े रखते हैं तो ये स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। आपकी सोच, आपकी एनर्जी, यहां तक कि आपके बॉडी फंक्शंस तक को प्रभावित करता है। साइंस कहता है कि क्रॉनिक रिजेंटमेंट और ग्रजेस आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं, आपके एंग्जाइटी लेवल्स को स्पाइक करते हैं और आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देते हैं। इसके उलट फॉरगिवनेस इन टॉक्सिन्स को न्यूट्रल करता है। स्टडीज में पाया गया है कि जो लोग फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करते हैं, उनका हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर दोनों हेल्थियर रेंज में रहते हैं और उनका इमोशनल स्ट्रेस लेवल नोटिसेबली कम होता है। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि आप उस व्यक्ति के काम को अप्रूव करते हैं या जो हुआ उसे सही मानते हैं। इसका मतलब बस इतना है कि आप ये तय करते हैं कि मैं इस इंसिडेंट को अपने आज की क्वालिटी बर्बाद नहीं करने दूंगा। आप उस इमोशनल चेन को तोड़ देते हैं जो आपको बार बार उसी दर्द से बांध रही थी। सोचिए, आपका एक बहुत करीबी दोस्त जिसे आपने अपने सीक्रेट्स बताए, जिस पर आपने ब्लाइंड ट्रस्ट किया, एक दिन आपको बिट्रे कर देता है। उस बिट्रेयल का दर्द इतना गहरा है कि हर बार उसका नाम सुनते ही आपके अंदर गुस्सा उबलने लगता है। और शायद ये गुस्सा आपको एक तरह का कंट्रोल का इल्यूजन देता है, जैसे आप खुद को सजा दे रहे हैं ताकि दूसरा इंसान अपनी गलती की कीमत चुकाए। लेकिन असल में वो इंसान अपनी जिंदगी जी रहा है और ये गुस्सा, ये रिजेंटमेंट सिर्फ आपको खा रहा है। फॉरगिवनेस का मतलब है खुद से ये कहना, मैं तुम्हें माफ करता हूं क्योंकि मैं डिजर्व करता हूं इनर पीस। निक ट्रेंटन कहते हैं, फॉरगिवनेस एक इमोशनल डिटॉक्स है। ये ऐसा है जैसे आपके घर में एक कमरे में सालों से कचरा जमा हो और आप उसमें रहना सीख गए हों, लेकिन जैसे ही आप साफ सफाई करते हैं, ताज़ी हवा आने लगती है,
फॉरगिवनेस वही फ्रेश एयर है। ये आपको वो जगह, वो ब्रीदिंग स्पेस देता है जिसकी आपको जरूरत है। लेकिन ध्यान रहे, फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि आपको उस इंसान के साथ फिर से रिलेशनशिप बनानी ही पड़ेगी। ये एक पर्सनल बाउंड्री है। आप माफ कर सकते हैं और फिर भी डिस्टेंस बनाए रख सकते हैं। फॉरगिवनेस भीतर का काम है, रिकंसिलिएशन बाहर का। दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो जब भी आपको लगे कि कोई पुराना गुस्सा, कोई पुराना घाव आपको आज भी परेशान कर रहा है, खुद से पूछिए, क्या ये गुस्सा मेरी जिंदगी बेहतर बना रहा है या ये मुझे कैद में रख रहा है? अगर जवाब दूसरा है तो शायद वक्त आ गया है उस जहर को बाहर निकालने का और खुद को आजाद करने का। चैप्टर 6, डिटैचमेंट, कंट्रोल छोड़ना सीखना। हम सबके अंदर एक कॉमन वीकनेस होती है, आउटकम को कंट्रोल करने की कोशिश। हम सोचते हैं कि अगर हम हर चीज परफेक्टली प्लान कर लें, हर वेरिएबल मैनेज कर लें, तो रिजल्ट भी वैसा ही होगा जैसा हम चाहते हैं। लेकिन जिंदगी का सच अलग है। आप कोशिश को कंट्रोल कर सकते हैं, आउटकम को नहीं। यही है डिटैचमेंट का असली मीनिंग। डिटैचमेंट का मतलब है अपनी पूरी एनर्जी और इंटेंशन उस काम में लगाना जो आपके कंट्रोल में है, और फिर रिजल्ट को नेचुरली अनफोल्ड होने देना। यह हार मानने का नाम नहीं है, बल्कि अपनी मेंटल एनर्जी को उन चीजों पर वेस्ट न करने का नाम है जो आपके बस में नहीं है। इमेजिन कीजिए, आपने किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट में दिन रात मेहनत की, रिसर्च किया, हर डिटेल पर ध्यान दिया, आपने अपना 100% दिया, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया तो वो आपकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं था। अब दो रास्ते हैं। पहला, आप खुद को बार बार ब्लेम करें, ओवरथिंक करें और फ्रस्ट्रेशन में डूब जाएं। दूसरा, आप अपने आप से कहें, मैंने अपना बेस्ट किया है, अब ये आउटकम मेरे कंट्रोल में नहीं। यही डिटैचमेंट है। ये आपको बिटरनेस से बचाता है और आगे बढ़ने की कैपेसिटी देता है। साइकोलॉजी कहती है कि जब हम आउटकम्स को टाइटली कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो हम अपने स्ट्रेस हार्मोन्स को कंटिन्यूअसली हाई रखते हैं। हर अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट को हम फेलियर मान लेते हैं, जबकि कई बार वो ट्विस्ट हमें किसी बेहतर डायरेक्शन में ले जा सकता है। डिटैचमेंट हमें इस पॉसिबिलिटी के लिए ओपन रखता है। निक ट्रेंटन इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझाते हैं। आप बीज बो सकते हैं, मिट्टी को पानी दे सकते हैं, धूप का इंतजाम कर सकते हैं, लेकिन आप बीज को फोर्स नहीं कर सकते कि वो कब और कैसे अंकुरित होगा। आउटकम की स्पीड और शेप नेचर के हाथ में है, आपके नहीं। डिटैचमेंट यही अंडरस्टैंडिंग है। कोशिश आपकी, ग्रोथ का समय उसका। टिप, रोज सुबह या हर बार जब आप किसी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हों, अपने आप से दोहराएं, मैंने अपना बेस्ट किया है। यह एफर्मेशन आपके दिमाग को आउटकम एंग्जाइटी से दूर रखता है और आपको प्रोसेस पर फोकस करने की आदत डालता है। डिटैचमेंट कोई कोल्डनेस नहीं है, ये इंडिफरेंस नहीं है। ये एक्टिव एंगेजमेंट के बाद हेल्थी रिलीज है, जैसे तीर चलाने के बाद उसे हवा में छोड़ देना। आप डायरेक्शन और फोर्स तय कर सकते हैं, लेकिन तीर कहाँ गिरेगा वो हवा और दूरी पर भी निर्भर करता है। डिटैचमेंट आपको उस अनसर्टेनिटी से डरने के बजाय उसे स्वीकार करना सिखाता है। चैप्टर 7, सेल्फ कंपैशन। कभी गौर किया है, हम अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ कितने जेंटल होते हैं, लेकिन अपने साथ कितने कठोर? जब दोस्त गलती करता है तो हम कहते हैं, कोई बात नहीं, इंसान से गलती हो जाती है। लेकिन जब हम खुद गलती करते हैं तो हम अपने आप से कहते हैं, तुम कितने बेवकूफ हो, तुम कभी नहीं बदलोगे। यही है सेल्फ क्रिटिसिज्म, और यही हमें पुराने रिग्रेट्स में फंसा देता है। सेल्फ कंपैशन का मतलब है खुद के साथ वैसा व्यवहार करना जैसा आप अपने किसी अच्छे दोस्त के साथ करेंगे। इमेजिन कीजिए, आपका दोस्त एक प्रोजेक्ट में फेल हो गया। आप उसे क्या कहेंगे? शायद ये, इट्स ओके, तुमने कोशिश की और ये एक्सपीरियंस तुम्हें और सिखाएगा। अब ये सोचिए, अगर वही फेलियर आपके साथ हुआ हो तो आप अपने आप से क्या कहते हैं? शायद, आई एम अ फेलियर। यही फर्क है, और ये फर्क हमारे इमोशनल हीलिंग की स्पीड तय करता है। जब हम सेल्फ क्रिटिकल होते हैं तो हमारा दिमाग बार बार उस गलती को रिप्ले करता है और हर बार गिल्ट और शेम का लेवल बढ़ता है। ये प्रोसेस हमें लेटिंग गो से दूर ले जाती है, क्योंकि हम खुद को लगातार पनिशमेंट दे रहे होते हैं। लेकिन सेल्फ कंपैशन उस साइकिल को तोड़ देती है। ये हमें अपनी गलती को एक्सेप्ट करने की स्पेस देती है, बिना खुद की वैल्यू को खत्म किए। निक ट्रेंटन कहते हैं, सेल्फ कंपैशन का मतलब है, आई मेड अ मिस्टेक बट आई कैन लर्न। ये एक सटल शिफ्ट है, लेकिन इसकी पावर बहुत बड़ी है।
ये शिफ्ट आपके दिमाग को फेलियर से ग्रोथ की तरफ मोड़ देता है। और जब आपका फोकस ग्रोथ पर होता है तो आप अतीत को पकड़कर नहीं रखते, आप आगे बढ़ते हैं। साइंस भी इसे सपोर्ट करता है। रिसर्च बताती है कि जो लोग सेल्फ कंपैशनेट होते हैं उनके स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं, उनकी मेंटल रिजिलियंस ज्यादा होती है और वो चैलेंजेस के बाद जल्दी बाउंस बैक करते हैं। ये ऐसे है जैसे आप खुद को इमोशनल कुशनिंग दे रहे हों। गिरने के बाद चोट तो लगेगी लेकिन हड्डी नहीं टूटेगी। तो अगली बार जब आप कोई गलती करें, पॉज कीजिए, खुद से हार्श वर्ड्स मत कहिए। इंस्टेड इमेजिन कीजिए कि आपका सबसे अच्छा दोस्त ये गलती कर बैठा है, आप उसे क्या कहेंगे? वही वर्ड्स खुद से कहिए। यही है सेल्फ कंपैशन की शुरुआत। लेटिंग गो सिर्फ दूसरों को माफ करने से नहीं आता, ये खुद को माफ करने से भी आता है। और जब आप खुद के साथ जेंटल होते हैं तो आप अपने अतीत को बोझ नहीं बल्कि एक टीचर की तरह देखने लगते हैं। चैप्टर 8, न्यू आइडेंटिटी बनाना। हमारी सबसे बड़ी कैद अक्सर कोई और नहीं बल्कि हमारी खुद की पुरानी पहचान होती है। वो लेबल्स जो हमने अपने लिए चुन लिए हैं या जो दुनिया ने हमें दे दिए हैं, धीरे धीरे हमारी पूरी पर्सनैलिटी को घेर लेते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि हम सिर्फ वो लेबल नहीं हैं। आइडेंटिटी छोड़ना मुश्किल होता है क्योंकि ये हमें एक कंफर्ट जोन देता है। चाहे वो आइडेंटिटी पेनफुल ही क्यों ना हो, वो हमारे लिए फेमिलियर होती है। इमेजिन कीजिए कोई व्यक्ति जो अपनी पूरी जिंदगी एक कंपनी में काम करता रहा और अचानक उसे जॉब से निकाल दिया गया। अगर वो खुद को सिर्फ एक्स एम्प्लॉई कहकर डिफाइन करता है तो उसकी दुनिया उस लॉस के इर्द गिर्द घूमती रहेगी। या एक और एग्जाम्पल, कोई जिसे डिवोर्स हुआ है और अब वो हर जगह खुद को डिवोर्सी के रूप में देखता है। जब आप खुद को सिर्फ पास्ट रोल्स से डिफाइन करते हैं तो आप अपने लिए नई पॉसिबिलिटीज के दरवाजे बंद कर लेते हैं। निक ट्रेंटन कहते हैं, नई आइडेंटिटी बनाना लेटिंग गो के सबसे पावरफुल स्टेप्स में से एक है और इसका पहला प्रिंसिपल है खुद को मल्टीपल रोल्स में देखना। आप सिर्फ एक जॉब टाइटल या रिलेशनशिप स्टेटस नहीं हैं, आप लर्नर हैं, क्रिएटर हैं, एक्सप्लोरर हैं, फ्रेंड हैं, ड्रीमर हैं। पॉइंट 2 हमें बताता है कि नए हॉबीज और नए गोल्स आपके दिमाग में फ्रेश न्यूरल पाथवेज बनाते हैं। न्यूरोसाइंस के मुताबिक जब आप कोई नया स्किल सीखते हैं, जैसे फोटोग्राफी, डांस, गार्डनिंग या कोई नई भाषा, आपका ब्रेन लिटरली नए कनेक्शंस बनाता है। ये नए कनेक्शंस आपको पुराने इमोशनल पैटर्न से बाहर निकालते हैं। एग्जाम्पल लीजिए, कोई ब्रेकअप के बाद फोटोग्राफी सीखता है। शुरू में ये बस डिस्ट्रैक्शन लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे उसका दिमाग उस कैमरा, उस लाइट, उन कलर्स के साथ पॉजिटिव एसोसिएशंस बनाने लगता है। वो हर बार क्लिक करते हुए अपने पास्ट की पेनफुल मेमोरीज से थोड़ी और दूरी बना लेता है। नई आइडेंटिटी बनाने का मतलब अतीत को डिलीट करना नहीं है, इसका मतलब है अतीत के साथ कोएग्जिस्ट करते हुए अपने लिए नए लेयर्स जोड़ना। अगर आपका अतीत एक किताब का पहला हाफ है तो नई आइडेंटिटी उस किताब का दूसरा हाफ है, जिसमें नए कैरेक्टर्स, नए एडवेंचर्स और नए लेसन्स होंगे। तो अपने आप से ये सवाल पूछिए, अगर मैं अपने अतीत के लेबल को हटा दूं तो मैं कौन बनना चाहूंगा? और फिर उस जवाब की तरफ छोटे छोटे कदम बढ़ाइए। एक नया कोर्स, एक नया हॉबी, एक नई जगह की यात्रा। ये सब सिर्फ एक्टिविटीज नहीं हैं, ये आपके नए सेल्फ पोर्ट्रेट के ब्रश स्ट्रोक्स हैं। क्योंकि अंत में लेटिंग गो का मतलब सिर्फ किसी चीज को छोड़ना नहीं है, ये खुद को एक नई कहानी लिखने की आजादी देना है। चैप्टर 9, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। जब हम अतीत के जख्म पकड़े रहते हैं तो हमारी नज़र सिर्फ उसी दर्द पर टिक जाती है। हम भूल जाते हैं कि आज भी हमारी जिंदगी में ऐसे छोटे छोटे चमत्कार हो रहे हैं जिनके लिए हम आभारी हो सकते हैं। ग्रैटिट्यूड वही लेंस है जो हमें अतीत की धुंध से निकालकर प्रेजेंट की रोशनी में लाता है। ग्रैटिट्यूड का मतलब ये नहीं कि आपके जीवन में कोई दर्द या कमी नहीं है, इसका मतलब है आप कॉन्शियसली ये चुनते हैं कि किस चीज पर फोकस करना है। साइकोलॉजी में इसे सिलेक्टिव अटेंशन कहा जाता है। आपका दिमाग उसी चीज को एम्प्लीफाई करता है जिस पर आप ध्यान देते हैं। अगर आप सिर्फ घावों को देखेंगे तो आपकी दुनिया दर्द से भरी लगेगी, लेकिन अगर आप रोज अपने लाइफ के छोटे छोटे ब्लेसिंग्स नोट करेंगे तो आपका दिमाग धीरे धीरे पॉजिटिविटी को डिफॉल्ट मोड बना लेगा। निक ट्रेंटन बताते हैं कि ग्रैटिट्यूड एक इमोशनल एंटीडोट की तरह काम करता है। जब आप अपने पास मौजूद अच्छी चीजों को एक्नॉलेज करते हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, तो आपका दिमाग कॉर्टिजोल को कम करता है और डोपामाइन, सेरोटोनिन जैसे फील गुड केमिकल्स को बढ़ाता है। ये लिटरली आपके मूड और स्ट्रेस रिस्पॉन्स को रिवायर कर देता है। टिप: हर रात सोने से पहले 3 ऐसी चीजें लिखिए जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं।
ये कोई बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स नहीं होनी चाहिए, ये सिंपल हो सकती हैं, जैसे आज किसी ने आपको मुस्कुराकर थैंक यू कहा, सुबह की चाय का टेस्ट परफेक्ट था, आपने किसी काम में अपना डर फेस किया। जब आप इन मोमेंट्स को लिखते हैं तो आप अपने ब्रेन को ट्रेन करते हैं कि लाइफ में अच्छाई नोटिस करना नॉर्मल है। इमेजिन कीजिए, अगर आप ये हैबिट 30 दिन तक करते हैं तो आपका दिमाग पुराने दर्द के लूप्स से बाहर आकर नई पीसफुल पाथवेज बनाने लगेगा। और यही है इमोशनल लेटिंग गो का असली मैजिक। आप अतीत से भागते नहीं, बल्कि एक इतना सुंदर प्रेजेंट बनाते हैं कि अतीत की पकड़ खुद ब खुद ढीली हो जाती है। ग्रेटिट्यूड आपके जख्म मिटा नहीं देता, लेकिन ये आपको उनके ऊपर फूल उगाना सिखा देता है। और जब आपका ध्यान फूलों पर होता है तो कांटे चुभना बंद कर देते हैं। शायद आप अपने अतीत को कभी पूरी तरह मिटा ना पाएं, लेकिन आप उसे अपनी जिंदगी की डायरेक्शन तय करने से रोक सकते हैं। लेटिंग गो कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक रोज का चुनाव है। आज, अभी, आप ये तय कर सकते हैं कि आप अपने जख्मों से डिफाइन नहीं होंगे, बल्कि अपने हीलिंग से होंगे। अगर इस जर्नी में आपको एक चीज याद रखनी है तो वो ये, आप अकेले नहीं हैं। लाखों लोग इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं और लाखों अभी भी गुजर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ ने पहला कदम उठा लिया है, अब बारी आपकी है। तो आज एक छोटा सा स्टेप लीजिए, चाहे वो 5 मिनट की डीप ब्रीदिंग हो, एक नया हॉबी शुरू करना हो, या बस किसी को थैंक यू कहना हो। क्योंकि बदलाव बड़े डिसीजन से नहीं, छोटे छोटे कंसिस्टेंट एक्शन से आता है। अगर ये मैसेज आपके दिल को छू गया हो तो इसे किसी ऐसे इंसान तक जरूर पहुंचाइए जिसे अपने अतीत से आजाद होने की जरूरत है। और याद रखिए, जिंदगी आपके पीछे नहीं, आपके आगे है।